नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, इसमें हम वेक्टर्स की बात करेंगे और बाद में हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर्स के बारे में समझते हैं पहले। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। ये सब आपको पता भी है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करेंगे यहाँ पर। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जो क्वांटिटीज़ का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है यहाँ पर? मैग्नीट्यूड मतलब क्या? न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे हमने बोल दिया कि मास है कितना, 5 kg। कितना है? 5 kg। तो ये जो 5 जो नंबर है दैट इज़ क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। क्या बोलते हैं हम इसको? मैग्नीट्यूड है। क्लियर? तो जैसे स्केलर जो क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, जो एग्जांपल हम बात करें तो मास भी होता है। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास टाइम की अगर हम बात करें तो वो भी स्केलर है। ऐसे अगर हम टेम्परेचर का लें एग्जांपल तो वो भी, और भी बहुत सारे हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे टाइम की बात करें तो टाइम कैसे लिखोगे आप? 3 सेकेंड। ठीक है, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है, दैट इज़ 3। टेम्परेचर मान लीजिए आपने बोला कि टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये जो 25 है ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पर इन क्वांटिटीज़ में कोई डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही इनकी होती है। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़। तो यही चीज़ लिख रखी है यहाँ पर, द क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटीज़। बताओ क्लियर है? बात कर लेते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है? अभी तक आपने पढ़ा था कि जिसमें बहुत मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, यानी कि वो न्यूमेरिक वैल्यू भी होगी और डायरेक्शन भी बताएगा। जैसे कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी में फोर्स का अगर हम एग्जांपल लें तो हम कहते हैं कि 20 न्यूटन की फोर्स लगी डाउनवर्ड। ठीक है, तो हमने क्या बताया इसमें? डायरेक्शन भी बता दी। ठीक है, या फिर हम कहें वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड की टूवर्ड्स ईस्ट, तो डायरेक्शन बताई हुई है। ठीक है, तो इनमें देखो ये मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, यहाँ भी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी बताइए। ठीक है, लेकिन वेक्टर सिर्फ यही नहीं होता कि सिर्फ हम बात कर दें कि मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तो वो वेक्टर हो गया, नहीं। साथ ही साथ उस क्वांटिटी को लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन भी क्या करने पड़ते हैं? ओबे करने पड़ते हैं, तब वो क्वांटिटी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब कहोगे ये तो सर हमें पता ही नहीं थी, हम तो यही पता था अभी तक, 9th में भी हमने यही पढ़ा है कि मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। ठीक है बात, अभी मैं एग्जांपल दूंगा इसका कि ये भी हम कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कहानी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बात कर ली हमने, मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, एंड ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे कि हम इसमें एग्जाम्पल्स अगर दें तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट भी एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट। और क्या है? वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ऐसे आप बहुत सी इसमें लिख सकते हो, फोर्स वगैरह बहुत चीज़ें इसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, एक्सेट्रा। क्लियर? अब इसमें जो मैं आपको बता रहा था ना कि एग्जांपल दूंगा एक, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन भी इसमें आपके क्या होने चाहिए? ओबे होने चाहिए, तब वो क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। उसका मैं एग्जांपल दूंगा, लेकिन उससे पहले ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर और ग्राफिकल मेथड, तो आपको वो क्लियर कट होगी बात। तो सबसे पहले समझते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखो इन राइटिंग में जब भी हम वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जैसे मान लीजिए फोर्स है, तो फोर्स को हम ऐसे लिखते हैं एफ, और उसके ऊपर एरो डाल देते हैं, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। अब ये क्यों कहा मैंने कि राइटिंग में जब आप हैंड रिटन इसको करते हो तो हम ऊपर क्या करते हैं? एरो लगाते हैं। जबकि एनसीईआरटी की बुक में अगर आप देखोगे ना तो इसको ही क्या किया हुआ है? बोल्ड किया हुआ है, मतलब क्या किया हुआ है? थोड़ा मोटा किया हुआ है ऐसे। तो अब जब आप लिखोगे एग्जाम वगैरह में या नॉर्मल नोट्स बनाओगे तो आप बार बार उस चीज़ को क्या मतलब बोल्ड तो नहीं कर सकते। बोल्ड कंप्यूटर का जो वर्ड है आपका, कंप्यूटर में होता है बोल्ड लेटर्स में करो। ठीक है, तो वो चीज़ है, मैं आपको कह रहा हूँ कि एक तरह से आप हिंदी में अगर समझो तो मोटे जो लेटर होते हैं उसको हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं बुक्स वगैरह में। ठीक है, लेकिन इन राइटिंग जो होता है वो हमें लिखने का तरीका क्या है कि जैसे एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, ठीक है, उसका सिंबल एफ है, उसके ऊपर आपने क्या लगा दिया? एरो लगा दिया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे ही वेलोसिटी की हम बात करें तो उस पर एरो लगा देंगे। और क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के लिए भी हम ऊपर एरो लगा देंगे। इस तरीके से आप कुछ भी आप इसमें जो है कोई भी क्वांटिटी हो वेक्टर क्वांटिटी, उसमें आप क्या करोगे? एरो लगा दोगे। ठीक है, समझ रहे हो बात को? सिर्फ एरो जो हम लगाते हैं वो सिर्फ क्या है? रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जो हम हैंड रिटन वगैरह नोट्स वगैरह बनाते हैं या एग्जाम में भी हम रिप्रेजेंट करते हैं वो एरो से करते हैं, ऊपर एरो लगा देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हो तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, एरो उरो कुछ नहीं लिख दिया हुआ, सिर्फ क्या हुआ? बोल्ड लेटर्स डार्क जो ब्लैक कलर में आपको मिलेंगे ये। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना होना कि वहाँ तो है नहीं एरो और यहाँ पर एरो है। ठीक है, तो ये चीज़ लिख रखी है, अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो प्लेस्ड ओवर अ लेटर। वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो लगा देते हैं ओवर अ लेटर। लेटर है उसके ऊपर क्या कर दिया हमने? एक एरो लगा दिया, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अब ग्राफिकल मेथड को समझते हैं। देखो ग्राफिकल मेथड में कैसे हम इसको समझते हैं। जैसे मान लो एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड है ईस्ट में। क्लियर? अब इसको रिप्रेजेंट करना है हमें ग्राफिकल मेथड में। तो ग्राफिकल मेथड में आपको पता है क्या होता है आपके पास
ये x होता है, ये y होता है, ये वाला -x और ये वाला प्लस का y। और डायरेक्शन भी आपको पता है कैसे होती है आपके पास, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। ऐसे ही बनाते हैं हम, बताओ फिजिक्स में ऐसे ही बनाते हैं डायरेक्शंस को, ठीक। तो हमें साफ पता चल रहा है जब हम ये कोऑर्डिनेट बनाएंगे यहाँ पर तो किस तरीके से बनेंगे। वहाँ पर आपको एक चीज़ बताई हुई है कि जो 1 सेंटीमीटर है ना, यूनिट जो हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि 40 मीटर पर सेकंड के लिए लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी ना। अगर 10 मीटर पर सेकंड को 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करना है, मान लो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो यहाँ से ये ओरिजिन से चला, यहाँ से ये यहाँ तक, तो ये 40 मीटर पर सेकंड हो गई, क्योंकि 10 ये 10 ये 10 ये 10 ये 1 सेंटीमीटर क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से बनेगा, ठीक है, यहाँ तक होगा ये, और एरो ऐसे लग जाएगा। तो ये यानी कि जो हमने अब बनाया है ये इस तरीके से बनाया है। इस एरो की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और ये क्या हो गया, एक ओपी वेक्टर हो गया, जो कि हमने किस में बनाया है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया है। तो यानी कि ये जो वेक्टर बना है यहाँ पर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। बताओ क्लियर है इतनी बात या नहीं है, बताओ समझ में आया। और ये कितना है, 4 सेंटीमीटर की लेंथ है, क्लियर है, 4 सेंटीमीटर की लेंथ है, और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 4 सेंटीमीटर, 40 मीटर पर सेकंड को, क्लियर है इतनी बात। अब इसमें हमने यहाँ पर एरो क्यों लगाया, क्योंकि ईस्ट की तरफ डायरेक्शन दी हुई थी। अब देखो ईस्ट की तरफ ऐसा होता है, इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ ही जा रहा है, इस वजह से ऐसा है। अगर वो कह देता वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट की तरफ कैसे बनता फिर एरो, एरो अपोजिट साइड बन जाता है, समझ पा रहे हो। तो ओपी है ये, ठीक है। और जहाँ एरो आपने लगाया है, ये वाला एरो जो लगा है, ये जो एरो है ये किस तरफ पॉइंट कर रहा है, बताओ, पी की तरफ, ठीक है। और ये जो यहाँ पर ये पी पॉइंट वाला हुआ, ये इसको हम क्या बोलते हैं, हेड वेक्टर का, और ये ओ को क्या बोलते हैं हम, टेल, ठीक है ना। ये हेड हो गया, मेन सिर हो गया एक तरह से, क्या, और टेल क्या होती है, पूंछ होती है, ये वाली पूंछ हो गई इसकी एरो की, एक तरह से ऐसे समझो आप। बताओ समझ में आया या नहीं। तो इस चीज़ को हम यहाँ लिख भी देते हैं कि जो पॉइंट पी है, द पॉइंट पी इज़ कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको हम, हेड। और हेड क्यों लगा यहाँ पर, क्योंकि इसने ईस्ट की तरफ डायरेक्शन बताई थी, तो हमें एरो ऐसा लगाना पड़ा यहाँ पर, समझ रहे हो बात को या नहीं। पी इज़ कॉल्ड क्या बोल देंगे हम, हेड, एंड पॉइंट ओ को क्या बोल देंगे, इज़ कॉल्ड टेल ऑफ वेक्टर, कौन सा था ये, ओपी। बताओ समझ में आया, ठीक है। तो ये ग्राफिकल में हो गई इसकी रिप्रेजेंटेशन। अब समझ में आएगा आपको आगे जब क्वेश्चन होंगे ना, इस तरीके से एरो बनाए होंगे, ये मतलब क्या है, ठीक है। तो ये वेक्टर्स ही हैं, ये क्या है, लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, क्लियर। बताओ समझ में आया। अब देखो वेक्टर क्वांटिटी में मैं जो आपको बता रहा था कि ओबे करता है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, वो कैसे, देखो अब आपने समझा होगा कि जो करंट है, करंट जो होता है इसका मान लो हमने बोला 10 एम्पियर, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन भी होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन भी होती है। तो आप कहोगे ये तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन नहीं, ये क्या है, स्केलर है। अब जबकि इसका तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन हमें पता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है करंट की डायरेक्शन, 10th में पढ़ा है आप लोग या नहीं। तो करंट जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, नॉट वेक्टर। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर के लॉज, यानी कि जो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन है उनको ओबे नहीं करता, इसलिए क्या है, फिर स्केलर है। क्योंकि देखो दो चीज़ें इसमें फुलफिल हो रही हैं, बहुत मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, लेकिन लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ये ओबे नहीं करता। अब कैसे नहीं करता ये चीज़ समझो। देखो जो वेक्टर के लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन जो होते हैं ना, वो इस तरीके से होते हैं। जैसे मान लो मैं अगर नॉर्मल सा आपको बताऊं, ये ए वेक्टर है, ये वाला बी वेक्टर है, ठीक है। इसमें इस तरीके से समझो आप कि मान लीजिए ये है 4 और ये है 3, तो जो यहाँ पर जो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कहानी बनने वाली है, a माइनस बी बनने वाली है। क्या बनने वाली है, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट। अगर ये सेम में होते इस तरीके से, सेम डायरेक्शन में होते a वेक्टर और ये b वेक्टर, तो ये ऐड हो जाते, a प्लस बी हो जाता। अपोजिट में है तो a माइनस बी हो गया, ठीक है। अब देखो करंट के साथ कहानी क्या होती है, ध्यान से समझना। देखो करंट इधर से आया कितना, 3 एम्पियर का, इधर से आया कितना, 4 एम्पियर का। अब ये इधर जा रहा है करंट, तो कितना जाएगा आपको पता है, कितना जाएगा, ये 7 एम्पियर का जाएगा। इसी तरीके से करंट वो होता है, ऐड हो जाता है करंट। तो समझ रहे हो बात को या नहीं। तो इसका मतलब ये कहानी क्या है फिर, कि ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करता है, फॉलो नहीं करता, कौन, करंट। तो इसका मतलब ओबे नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं हुई। देखो ना करंट तो ऐसे चलता है ना, जैसे मान लो ये यहाँ से वाटर आया, यहाँ से वाटर आया और फिर यहाँ चला गया वाटर, तो वो वाटर क्या होगा, ऐड होगा ना। कभी देखा है पानी इधर से आया और इधर जाना है, पानी का रास्ता इस तरीके से बना हुआ है। जैसे मान लो ऐसे समझाऊँ, ये पानी इधर से आया तो इधर जाएगा तो वो ऐड ही होगा ना। तो ऐसी करंट के साथ होता है, इधर से आया इधर जाएगा तो क्या होगा, वो ऐड होगा।
समझ रहे हो? तो जो फ्लो है वो क्या हो रहा है यहाँ पर, ऐड हो रहा है करंट का। तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर कट हो रही है कि वेक्टर सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो वेक्टर है, साथ में लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन भी ओबे होने चाहिए। जैसे कि करंट में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता, इसलिए वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्या है वो, स्केलर क्वांटिटी है। बताओ कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई, आया समझ में? ठीक है, चलो ये चीज़ आप कर लो अच्छे से। एक चीज़ मैं आपसे बात करना चाह रहा था, देखो मेरे पास कई मैसेज आते हैं बच्चों के, वो कहते हैं कि हमने अभी नॉन मेडिकल लिया, डर लग रहा है सर, क्या करें? कभी किसी को केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही, किसी को बायो समझ नहीं आ रही, किसी को मैथ डिफ़िकल्ट लग रहा है, किसी को फिज़िक्स डिफ़िकल्ट लग रही है। तो बेटा पहली तो बात ये समझो, डरना बंद करो। डर लगता है, बिल्कुल लगेगा, 10th के बाद एकदम से +1 का जो सिलेबस है और बुक्स देख के आप मोटी मोटी डर जाते हो पहले ही। तो बेटा डरना नहीं है, पहले तो मेहनत करो, ठीक है ना, बिल्कुल ईजी है। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि कुछ भी मुश्किल नहीं है ईजी। डरोगे तो सब कुछ मुश्किल लगेगा, क्योंकि जब मन में जो आपके घबराहट सी हो रही है ना, रात को सोते हुए भी घबराहट हो रही है, यार लूँ ना लूँ, पता नहीं क्या होगा, नंबर आएंगे नहीं आएंगे। तो बेटा एक मंत्र जो है ना अपने दिमाग में रख लो। क्या मंत्र है वो? बेटा डेली पढ़ लो। मेरे लेक्चर देखते हो, मेरे पढ़ लो, किसी और के देखते हो, उनका पढ़ लो, कहीं ट्यूशन जाते हो वहाँ का डेली पढ़ो। लेकिन स्कूल जाते हो, स्कूल में जो भी काम हो रहा है उसको डेली बस रिवाइज़ करना, और कुछ नहीं, रिवाइज़ करते रहो। आपको ये पता रहे क्या हो रहा है स्कूल में, आपको आता है कि नहीं आता है, मेन ये चीज़ है। आजकल तो आपके लिए इतना इजी हो गया है सब कुछ कि कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं हो सकता, क्योंकि डिजिटल ने इतना ज़्यादा इजी कर दिया सब कुछ। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, 2 मिनट में आप फ़ोन में उसको क्लियर कर सकते हो या नहीं कर सकते, बताओ? तो इसलिए मेन क्या है, आपका डर है। सारा जो खेल ख़राब करता है ना, ये डर ख़राब करता है। तो डरना नहीं है बच्चे, मेहनत करो। आज अगर डर गए तो सारी ज़िंदगी डरोगे, बस ये देख लेना। आज मत डरो, आज क्या करना है, मेहनत कर लो। और मेहनत भी ये नहीं कह रहे कि रात दिन एक कर दो, कुछ नहीं है, अभी शुरुआत हो रही है। जो मीडियोकर एवरेज बच्चे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो भी स्कूल में हो रहा है, जो ट्यूशन पे हो रहा है आपका, जो भी या मेरे से पढ़ रहे हो, उसे रिवाइज़ करते रहो बस, और कुछ नहीं है। रिवाइज़ करते रहो, अपनी प्रैक्टिस करते रहो, और डर को बाहर निकालो पहले तो। बस ये सोचो सब ईजी है, कुछ नहीं है, हो जाएगा। पढ़ना शुरू करो, लेकिन पढ़ोगे नहीं तो फिर तो डर लगेगा। देखो सीधी सी बात है, ठीक है ना, हमने पिछला पढ़ा नहीं है, फिर चले गए क्लास अटेंड करने, अगला कुछ नहीं पता चल रहा, तो वो तो रहेगा ही ना फिर। तो उसके लिए क्या है, डेली पढ़ो, डेली रिवाइज़ करो, तो सब कुछ ईजी लगने वाला है आपको। समझ रहे हो? ये चीज़ मेरी आप बात याद रख लेना। जो बच्चा डेली सिर्फ रजिस्टर को खोल के देख भी रहा है ना कि क्या हो रहा है, क्या उसमें लिखा है हमने, वो समझ में आ रहा है उसको, उस बच्चे को डर भी नहीं लगेगा और उसके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, तो बेटा डरना नहीं है। जो भी आपने किया है यहाँ पर अपने इंटरेस्ट से ही सोच के किया होगा कि नॉन मेडिकल लेना है या मेडिकल लेना है, तो अगर अब ले लिया है आपने तो उसको क्या डरना नहीं है। मेन है मेहनत करो, और ये सोचो आज डर गए तो सारी ज़िंदगी डरोगे, आज नहीं डरे तो बस सारी ज़िंदगी नहीं डरोगे। समझ रहे हो बात को? तो अपनी अच्छे से पढ़ाई करो, यही मैं आपको बोल सकता हूँ। ठीक है, चलो जी, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।